कहते हैं दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला नाम करके बादशाह हुआ करता था। और जब मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली में बादशाह, खुद रंगीला आदमी था, ज्यादा कोई शासन वासन में ध्यान देता नहीं था, डांस वांस देखने में मस्तियां लिया करता था। इसके टाइम में गुजरात का जो गवर्नर था उसका नाम था सर बुलंद खान। मैंने कभी एक पहले मेवाड़ वाली वीडियो के अंदर ये बात बताई थी आपको, मेवाड़ वाली क्लास में ये बात बताई थी कि गुजरात और मालवा ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे अपने, जो बहुत ही ज्यादा रिच एरियाज थे, कल्टिवेटेड एरियाज थे, ट्रेड और एग्रीकल्चर की दृष्टि से रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट किया करते थे। इसलिए यहाँ पे रहने वाले लोग अक्सर दिल्ली के खिलाफ विद्रोह कर बैठते थे। वैसे वाले लोग हों तो दिल्ली वालों की बात कौन माने। सर बुलंद खान को जैसे ही लगा कि मोहम्मद शाह रंगीला तो खुद ही चमनू से ही आया है, तो सर बुलंद खान ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। कहते हैं दिल्ली के दरबार के अंदर समस्त राजाओं को मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि सर बुलंद खान जो गुजरात का गवर्नर है उसने अपने खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, रिबेलियन हो गया, वो कौन उसके खिलाफ लड़ने के लिए जाएगा। तो कहते हैं पहले यूं पूरे दरबार के अंदर थाली में पान रख के और भेजा करते थे कि जो पान उठा लेगा इसका मतलब लड़ने जाएगा, बीड़ा कौन उठाएगा इसको। कोई सर बुलंद खान के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं उठाए। सर बुलंद खान का नाम सुनते सबके सर नीचे हो गए। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा धरती मर्दों से खाली हो गई है, कोई लड़ने वाला ही नहीं। किसी मंत्री ने थोड़ा हिम्मत करके धीरे से एक आदमी है, कौन, जोधपुर वाला अभय सिंह लड़ सकता है। और ये अपना एक सिस्टम ही था कि मुगलों के दरबार में कहीं लड़ने के लिए कोई जाना होता है और कोई मिलता नहीं मिलता, अपने वाले हमेशा तैयार रहते थे। अपने वालों को लड़ाई वड़ाई करने में मजा आता था, कहीं पे ओ हम चले जाएंगे कहीं जाना है तो जंग स्टोर तो लिख के गया कि मुगल अपनी आधी से अधिक विजयों के लिए मारवाड़ के राठौड़ों के एहसानमंद रहेंगे, क्योंकि आधी से अधिक जो जीते हैं उनके लिए मारवाड़ के राठौड़ों ने दर्ज की थी। तो अभय सिंह का है, अभय सिंह तो जोधपुर गया, बुलाओ अभय सिंह को बुलाया। अभय सिंह बुला सर बुलंद खान के खिलाफ लड़ने के लिए जाना, मैं क्यों बाकी वाले, तो बाकी वाले ने सबने मना कर दिया, कोई आ ही नहीं पड़ रहा। उसने कहा अच्छा कोई नहीं जाता क्या, फिर मैं जाऊंगा, तो ऐसी जगह तो हमें भेज दो आप। 1720 का साल था वो। अभय सिंह सर बुलंद खान के खिलाफ लड़ने के लिए जाता है। अहमदाबाद की उस शानदार लड़ाई के अंदर अभय सिंह सर बुलंद खान को हराता है। उस अहमदाबाद के युद्ध में जिसमें अभय सिंह ने सर बुलंद खान को हरा दिया था, उसका वर्णन यदि किन्हीं किताबों के अंदर मिलता है तो वो किताब सूरज प्रकाश और राजरूपक है। एक किताब कर्णिदान जी ने लिखी, एक किताब वीरभान ने लिखी। कहते कर्णिदान जी इस युद्ध के अंदर अभय सिंह के साथ में थे, इसलिए कर्णिदान जी ने इसका आंखों देखा वर्णन किया था। वो सूरज प्रकाश लिख के लाए और लिख के लाके उन्होंने अभय सिंह का सर मैंने बुक लिखी है, इसमें आपके दादा परदादाओं के बारे में भी लिखा है, अहमदाबाद वाले युद्ध के बारे में भी लिखा है, थोड़ा पढ़ के बताओ, पढ़ के देखो आपको सही लग रही है नहीं लग रही। अभय सिंह देखो आप इतनी बड़ी किताब मेरे से नहीं पढ़ जाए, थोड़े शॉर्ट नोट्स हो जाए, थोड़े युद्ध वाली बातें हो जाए तो मैं थोड़ा पढ़ लूंगा। तो उन्होंने युद्ध वाली बातों के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किया आपके, उसका नाम बिड़त श्रृंगार है। अभय सिंह जी ने पढ़ी और अभय सिंह जी पढ़ के बड़े राजी हुए, यार क्या वर्णन किया इस किताब के अंदर। 1 लाख रुपए नगद दिए थे कर्णिदान जी को, हाथी पर बिठाकर खुद हाथी को पकड़कर दरवाजे तक छोड़ गए। बड़ी बात थी, राजा किसी कवि को उसके घर तक छोड़ गए, राजा नीचे नीचे चले और कवि हाथी पर बैठकर चले। पर कर्णिदान जी वाली किताब में कहीं ना कहीं एग्जेजरेशन है, अतिशोक्ति है, अतिरंजन तरीके से उसका अतिरंजित तरीके से वर्णन किया गया। जबकि वीरभान वाली जो किताब है राजरूपक, ये हिस्टोरिकली ज्यादा अच्छी है। तारीखें, सन, कौन आदमी लड़े, कितने लोग मरे, कितनों को मारा, ये सब यदि घटनाएं सिलसिलेवार ढंग से यदि कहीं पर और पढ़ाई गई है या लिखी गई है तो वो जो किताब है वो राजरूपक है। पर दोनों का मैटर एक ही है। और ये किसने लिखी थी, तो ये वीरभान ने लिखी थी। तो मानसिंह जब राजा बने उससे पहले थोड़ी सी जोधपुर में लड़ाई होगी, जोधपुर के अंदर पंगा हो गया। इनके बड़े भैया यहाँ पे राजा बन जाते हैं। जोधपुर में राजा हुआ करते थे विजय सिंह, और विजय सिंह की डेथ हुई तो 2 राजकुमार आपस में लड़ लिए विजय सिंह की डेथ के बाद। भीम सिंह बड़े भाई थे, इन्होंने कहा मैं राजा बनूंगा, और मान सिंह छोटे भाई थे, इन्होंने कहा मैं राजा बनूंगा। आपने इन दोनों के नाम भी एक साथ पढ़े होंगे। जब हमने मेवाड़ में कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ा था तो मैंने बताया था कृष्णा कुमारी की सगाई पहले भीम सिंह से भी थी, भीम सिंह की डेथ हो जाती है तो मेवाड़ वाले जो थे कृष्णा कुमारी की सगाई जयपुर वाले जगत सिंह के साथ कर देते हैं। इस पर भीम सिंह का छोटा भाई मान सिंह ऑब्जेक्शन कर देता है, पर हम उससे पहले की बातें पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं जब यहाँ दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो फाइनली भीम सिंह यहाँ पर राजा बन गए। भीम सिंह तो जोधपुर के अंदर, मान सिंह क्या करे, तो मान सिंह भाग के जालोर चला गया और वहां जालोर के किले के अंदर शरण लेता है। याद रखना, कोई पूछेगा कि मारवाड़ के कौन से राजा ने जालोर के किले में शरण ली थी, तो मारवाड़ का जो राजा था जिसने जालोर के किले में शरण ली थी वो राजा था आपके मान सिंह, अपने भाई भीम सिंह के खिलाफ। वहां जालोर के किले के अंदर बैठे हुए और वहां दिल्ली भीम सिंह अटैक करवाए और मान सिंह को लगातार नुकसान पे नुकसान झेलना पड़े। एक दिन कहते हैं कि मान सिंह के पास बहुत थोड़े से आदमी बचे हुए और मान सिंह ने अपने बंदों को कहा कि यार नीचे जाके और पानी लेके आओ थोड़ा, और ध्यान रखना भीम सिंह वाले आदमी नहीं मिल जाए, मार देंगे बीच में के। सैनिक बेचारे डरते छिपते जा रहे थे, वापस जब पानी लेके आए बीच में एक बाबा जी बैठे हुए, एक नाथ बाबा बैठे हुए, देवनाथ नाम था उनका, देवनाथ नाम करके एक नाथ बाबा बैठे। नाथ बाबा ने इधर और पानी पिलाओ, कौन हो तुम। सैनिकों ने जाके प्रणाम किया, पानी पिलाया। तो मान सिंह जी के आदमी है। कौन मान सिंह, जोधपुर के राजकुमार है, अपने भाई भीम सिंह के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहाँ पर जालोर के किले में शरण ले रखी है। पानी पिया महाराज ने, पानी पी के आगे दोहरा किसके आदमी क्या नाम लिया था, मान सिंह जोधपुर का, भीम सिंह के खिलाफ लड़ रहा है। कल कहना उस मान सिंह को जाके, कल वो जोधपुर का राजा बन जाएगा। सैनिक आए, सैनिकों ने मान सिंह कहा नीचे बाबा बेटा, बाबे को हमने पानी पिलाया, बाबे ने कहा कल आप राजा बन जाओगे। मान सिंह ने कहा बाबा किसी को बुरी बात क्यों कहेगा, आशीर्वाद ही देगा, ब्लेसिंग ही देगा बाबा, तो आपने पानी पिलाया तो उसने ये कह दिया, बाकी तुम हकीकत जानते नहीं क्या। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, बाकी आज रात निकल जाए तो ठीक है, मुझे लगता है भीम सिंह रात को बम ठोकेगा कहीं पर, आज रात को सटा देगा सबको। कल देखा किसने, पर देव योग देखिए आप, किस्मत देखिए, संयोग, मिरेकल कैसे होते हैं, चमत्कार को नमस्कार है। उसी रात भीम सिंह की डेथ हो जाती है और जोधपुर के लोग खुद चला के मान सिंह के पास आए कि मान सिंह जी चलो आपके भैया की डेथ होगी, आप जाके वहां पे राजा बनो। और मान सिंह ने जैसे ही सुना, मान सिंह सैनिकों का वो बाबा का बाबा को पकड़ के लाओ नीचे, बाबे को लाए पकड़ कर, बाबे का बाबा तेरे कैसे पता चला कि मैं कल राजा बन जाऊंगा। बाबे ने कहा हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं, त्रिकालदर्शी बालक, हम सब कुछ बता सकते हैं तेरे बारे में। और मान सिंह ने कहा बाबा जी अब आपको मेरे साथ जोधपुर ही चलना पड़ेगा, आप चलो और आप मेरे पास चलो। बाबा ने कहा ना हम कहाँ राजा वाजाओं के साथ रहने वाले, हम हमारी फकीरी के अंदर मस्त। मान सिंह ने कहा आप नहीं चलोगे तो मत यहाँ से हिलूं, आज जाऊँ कल जाऊँ, आप चलो मेरे साथ। फाइनली और कहा मेरे गुरुजी हो, आज के बाद आपको बिना पूछे मैं कदम नहीं रखूं, आज बिना पूछे मैं रोटी नहीं खाऊं। देवनाथ जी को वहां से लेके जोधपुर के अंदर लेके आ गए थे।
तो याद रखना दो चीजें, एक तो कोई पूछे कि मानसिंह कौन से किले में शरण लेता है, तो जालोर के किले में शरण लेता है। कोई पूछे कि ये किसने प्रिडिक्ट कर दिया था कि अगला राजा वो बनेगा, तो देवनाथ जी का नाम याद रखना, इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था। अब आगे की बात बताता हूँ, देखो अब जब उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया तो फिर उनकी चलती भी थी भाई। तो देवनाथ जी, एक तो देवनाथ जी का नाम याद रखना। और आए तो फिर कहा बाबा जी चिंता मत करो, आपके लिए मैं मंदिर बनवाऊंगा। इनके लिए नाथ संप्रदाय की बहुत बड़ी पीठ बनाई थी, अपने जोधपुर में मंदिर है महामंदिर, तो महामंदिर इनके लिए बनवाया गया था। और कहते हैं इनकी खूब ही चलती थी नाथों की, खूब। देवनाथ जी जब मर गए थे तो इनके भाई थे भीमनाथ जी, और इनका बेटा था लाडूनाथ जी। तो भीमनाथ में लाडूनाथ में बाद में लड़ाई होगी। लाडूनाथ जी एक दिन गए मानसिंह जी के पास, के पापा के मरने के बाद अंकल पीटते हैं मुझे, तो कहा कि नहीं अंकल को बुलाएंगे तेरे। दूसरे दिन भीमनाथ जी को बुलाया, भीमनाथ जी कहा नहीं, महामंदिर के तो सारे लाडू लाडूनाथ ही खाएगा, दूसरे किसी को नहीं देगा, आपको दूसरा मंदिर बनवा देता हूँ। तो बाद में भीमनाथ जी को उदय मंदिर और बनवा के दिया। खुद पे नाथ संप्रदाय का खूब प्रभाव था, खुद ने बुक लिख दी थी पूरी, नाथ चरित्र, नाथ चरित्र नाम की बुक लिखी थी। तो नाथों का खूब ही प्रभाव रहा था बाद में। महामंदिर नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ बन गई थी, और ये मान नाथी पंथ ही बन गया था भाई, ये उनके द्वारा मान सिंह जी के द्वारा शुरू किया था। एक तो ये याद रखना, वो सिंपल पूछे कि जोधपुर के कौन से महाराजा के समय में नाथ संप्रदाय का बहुत अधिक प्रभाव था, तो वो प्रभाव जिसके टाइम में था, वो किसके टाइम में था, मान सिंह जी के टाइम में था। फिर तो ये दो मंदिर, महामंदिर उदय मंदिर याद रखना, खुद की बुक याद रखना, नाथ चरित्र। मतलब कहते नाथों का इतना हो गया था, आतंक हो गया था कि फाइनली अंग्रेजों को नाथों के खिलाफ सेना भेजनी पड़ गई। सदरलैंड नाम करके अपने यहाँ पर वो हुआ करता था, एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, सदरलैंड आया था बेचारा, और सदरलैंड ने आगे बाद में समझाया अरे ऐसे मत करो, 1839 के आसपास में इनको मनाओ यार नाथों को, तब जाके उस विद्रोह को शांत करना पड़ा था। तो नाथों वाला याद रखना, सारी बातें याद रखना नाथों के बारे में। ये महामंदिर की, आपके जोधपुर के महामंदिर की फोटो आप जो देख रहे हैं इधर, इसके बाद और क्या चीजें। फिर अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेते हैं। अंग्रेजों के साथ में 1818 में, उस दौरान सारी रियासतें संधि कर रही थी, तो 6 जनवरी को इन्होंने भी संधि कर ली थी। अंग्रेजों की तरफ से तो हमेशा याद ही रखना है, वो एक ही बंदा है चार्ल्स मेटकॉफ, संधि वही कर रहा था। मैं बार बार नाम इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके जबान पे याद हो जाए। और इन जोधपुर वालों की तरफ से एक तो राजकुमार गया था, छतर सिंह नाम करके राजकुमार, और वास्तव में संधि छतर सिंह नहीं की थी, इस राजकुमार ने की थी। मान सिंह तो जी में नहीं थी अंग्रेजों के साथ संधि करने की, पर इसने कर लिया बेटे ने, तो ठीक है। एक बिशन राम व्यास थे, वो गए थे। तो इन लोगों ने तो जाके 6 जनवरी को साइन कर दिए थे। फाइनल 10 दिन बाद 16 जनवरी को जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, वो साइन कर देता है, उसको रेक्टिफाई कर देता है उसको। पर अपने ये याद रखना भाई, चार्ल्स मेटकॉफ उधर से आया था, इधर से अपने छतर सिंह और बिशन राम व्यास गए थे, अंग्रेजों के साथ संधि हो गई। और याद रखने वाली बात ये कि जोधपुर ने जब अंग्रेजों के साथ संधि की थी, उस समय जोधपुर का राजा कौन था, तो मान सिंह जोधपुर का राजा था। पर मैंने कहा कि ये आदमी अंग्रेजों के साथ बनती नहीं थी, उसने अंग्रेजों का खूब विरोध किया। और कहते हैं कि एक तो 1827 में नागपुर का एक राजा था, अप्पा साहिब भोंसले, अप्पा साहिब भोंसले नाम करके नागपुर का राजा था। अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में थे मराठे। 1817-18 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद में अंग्रेजों का सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो गई थी। अप्पा साहब भोंसले एक दिन भाग गया वहां से, नागपुर से भाग जाता, पंजाब की तरफ चला गया, और पंजाब से भाग के छुपता छुपाता अपने राजस्थान आकर महामंदिर में आगे बाबा जी बन के बैठ गया। मान सिंह जी को पता चला कि यार महामंदिर में जो नया बाबा है ये तो अप्पा साहब भोंसले और नागपुर के राजा है। उन्होंने बुला लिया, अरे साहब इधर किधर, बाबा बाबा वाली जगह मंदिर के अंदर बाबा जी बैठेंगे, आप अपने इधर आओ, अपने तो गेट के अंदर आओ, तब उनसे डिस्कस करेंगे। अपने अप्पा साहब भोंसले को उधर बुलाया। अप्पा साहब भोंसले को अपने पास में रखते थे। अंग्रेजों ने कहा कि अप्पा साहब भोंसले हमारा रिबेलियन है यार, तू हमारा दोस्त, इसको कैसे रख सकता है। उसने कहा आप छोड़ो, जो है वो तो है, ये बंदा तो अपने पास ही रहेगा। फाइनली अप्पा साहब भोंसले जोधपुर के अंदर ही मरे थे। उस बंदे ने अंग्रेजों को नहीं दिया तो नहीं दिया। कहते हैं 1832 में, 1832 में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम सुना था आपने अक्सर। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो अपने अजमेर है, एक तरीके से अपने राजस्थान की राजधानी का काम तो अजमेर में हुआ करता था। तो अजमेर में उस बंदे ने कोर्ट लगाया, अजमेर के अंदर दरबार लगाया, और अपने राजस्थान के सारे राजाओं को उसने मैसेज किया, मैं आया हूं मिलने के लिए। संधियां रखी, गवर्नर जनरल बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मान सिंह के पास भी मैसेज गया भाई मिलने के लिए, और मान सिंह ने कहा, उसने कहा वाह आया है तो अपनी जगह, अपने से आ जाए, निकल आ जाए, तेरे को टाइम मिले तो जोधपुर से होगी, चले जाना मत नहीं हो। तो कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से राजा ने अजमेर कोर्ट का बॉयकॉट कर दिया था, या लॉर्ड विलियम बेंटिक के कहने पर नहीं आया था, तो मान सिंह याद रखना। अंग्रेज खूब नाराज हुए थे उस बात पे, पर अंग्रेजों को वो व्यापारी थे, इस मामले में सियाने आदमी थे, उनको लगा फालतू क्यों नाराज करने, तो अंदर ही अंदर नाराजगी दबा लेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छा बीमार हो गया अगली बार देख लेना, यूं करके मामला रफा दफा कर दिया था। पर आपने क्वेश्चन बना दिया कि कौन सा राजा नहीं आया था, तो याद रखना मान सिंह ने। तो और तो क्या है बाद में, इंटेलिजेंट आदमी थे, बेहतरीन इंटेलिजेंट आदमी थे। कर्नल टोड, कर्नल जम्स टोड तो अपने राजस्थान के इतिहास के पिता है। कर्नल टोड मिलने के लिए आए थे मान सिंह से, तो वो आदमी जब लिखता है मान सिंह के बारे में, एक तो मान सिंह बड़ा चालू आदमी था। कहते हैं बीच में मान सिंह की और जब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा, या जब ये बाकी जो सामंत फ्यूडल लॉर्ड्स से उनका प्रभाव बढ़ने लगा, तो पागल हो गया, एक्टिंग करता था, वो पागल हो, किसी से बातचीत नहीं करता था। पर कर्नल टोड जब आया, कर्नल टोड से बातचीत करता है वो। कर्नल टोड अपनी बुक के अंदर लिखता है कि बुद्धिमानी उसके चेहरे से टपकती थी, कि इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान था उस बंदे को। मैं उससे मिला तो उसने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया, अपने राजवंश की खूब सारी जानकारियां मुझे दी, खूब सारी किताबें मुझे दी, जो मैं उस किताबें वहां से लेके आया था। तो इंटेलिजेंट आदमी थे। तो फिर अब पढ़ा लिखा आदमी होगा, फिर लाइब्रेरी बनवाएगा, तो मान पुस्तकालय बनवाया था। आज भी जब आप मेहरानगढ़ के अंदर जाएंगे तो वहां पे मान पुस्तक प्रकाश नाम करके वो लाइब्रेरी है, और खुद बहुत अच्छे राइटर थे। एक बुक मैंने बताई थी कृष्ण, वो आपके नाथ चरित्र, एक बुक और लिखी थी कृष्ण विलास, और खूब सारी किताबें। पर ये दो एक आप याद रखना, नाथ चरित्र याद रखना, ये कृष्ण विलास याद रखना। तो मान पुस्तकालय किसने बनवाया था, तो मान सिंह ने मान पुस्तकालय बनवाया था, ये बात भी याद रखना भैया। फिर दरबार में विद्वान कौन कौन थे, खूब सारे विद्वान थे, पर कवि राजा बांकीदास जी हमेशा याद किए जाने चाहिए। कवि राजा की उपाधि मिली थी, बेहद बेहद और ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी कवि राजा बांकीदास जी की। तो मुझे बात याद आती है कि एक बार ईरान का कोई एम्बेसडर, पर्सिया का एम्बेसडर मान सिंह जी के पास आया, और मान सिंह जी को कहा कि मुझे जोधपुर की हिस्ट्री के बारे में जानना है, इसलिए राजा जी आप अपनी हिस्ट्री बताओ। मान सिंह जी ने कहा मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि तेरे को अपना कोई कॉपी खोल के दिखाऊं, तो एक काम करूं और बांकीदास जी के पास चला जा, बांकीदास जी को बताया। वो आदमी जब दूसरे दिन वापस मान सिंह जी से मिलने गया, तो उसने कहा कौन है ये, इसको ईरान की हिस्ट्री भी मेरे से ज्यादा पता है, ये हमारे बांकीदास है, ये बेटा बेटा हिस्ट्री पढ़ता और कुछ नहीं करता है हमारे। तो वो जो कवि राजा की उपाधि मिली थी, कवि राजा बांकीदास जी, खूब सारी किताबें लिखी उन्होंने। जैसे नैन्सी ने अपनी ख्यात लिखी थी, नैन्सी की ख्यात, जैसे बांकीदास जी ने लिखी थी बांकीदास जी की ख्यात।
बांकीदास जी विख्यात मान सिंह के दरबार में रहते थे, किताब लिखी थी मान जसो मंडन। ये बहुत अच्छी किताब बांकीदास जी विख्यात, जयपुर के जोधपुर के निर्माण के बारे में खूब सारी बातें लिखी हुई, तिथियां तक लिखी हुई है। मान जसो मंडन लिखी। एक किताब लिखी हुई थी दातार बावनी। बावनी का मतलब इसमें 52 दोहे, वो तो दातार बावनी। एक बुक लिखी थी कूक कवि 32 सी, मतलब 32 दोहे। एक सॉन्ग लिखा था, गीत लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। अंग्रेज आ रहे थे देश में, वो कवि कहीं ना कहीं उनकी जो आहट थी उसको सुन पा रहा था। वो कहता है कि हमारे मुल्क पर अंग्रेज आ गए, और उन राजाओं की तारीफें करता है जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। मानसिंह खुद अंग्रेजों का विरोध कर रहा था, उसके दरबार का कोई कवि होगा तो विरोध के अंदर ही बातें लिखेगा। और भरतपुर के राजा की खूब अच्छी तारीफें की इन्होंने। आगे जब मैं भरतपुर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उस बारे में और मैं बताऊंगा कि क्या बातें हैं, कौन वो राजा थे। पर याद रखना, कभी आपको कोई ये पूछ लेगा कि राजस्थान का कौन सा कवि अपने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के लिए जाना जाता है, तो बांकीदास जी जाने जाते हैं, और उनका गीत कौन सा लिखा हो, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। बाकी उन्होंने